हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री और पी ब्लॉक केमिस्ट्री में मास्टर एनसीईआरटी रिएक्शन देखने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे P4 ये फास्फोरस है, जब ये NaOH के साथ वाटर भी यहां पर रहेगा, रिएक्ट करता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो यहां पर एक गैस बनता है जिसे फॉस्फीन गैस कहते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट NaH2PO2 बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और ये जो बना है इसे कहते हैं फॉस्फीन, इसे कहते हैं फॉस्फीन। तो यहां पर फॉस्फीन गैस इस तरीके से बन जाएगा और ये है वाटर, ये है कास्टिक सोडा और ये है फास्फोरस। अब फास्फोरस है तो बेटा कौन सा फास्फोरस है ये भी पता होना चाहिए। ये जो फास्फोरस होता है ये व्हाइट फास्फोरस होता है। तो जब व्हाइट फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो फॉस्फीन गैस बनता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड निकलता है। और ये रिएक्शन जो होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है जिसे अक्रिय वातावरण कहते हैं, अक्रिय वातावरण कहते हैं इस तरीके से। और ये ना जाने कितनी बार रिएक्शन ये पूछा होगा, जितना स्टार मैं लगाऊं उतना स्टार कम है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि जब व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कराते हैं तो फॉस्फीन गैस बनता है, साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड निकलता है। और यहाँ पर जो फास्फोरस यूज करते हैं बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाइट फास्फोरस यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूं अभी कुछ समय में। यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों व्हाइट फास्फोरस ही यहाँ पे यूज किया जाता है। दरअसल बेटा जो फास्फोरस होता है उसके बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं। तो मैं बेसिकली दो के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम लोग एलोट्रॉप नहीं पढ़ रहे हैं, केवल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मास्टर एनसीईआरटी रिएक्शन। तो जो व्हाइट फास्फोरस होता है इसको P4 से दिखाते हैं। इसमें 4 फास्फोरस इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं। यहां पर इस तरीके से 4 फास्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसे व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। फास्फोरस के ऊपर यहाँ पे एक एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो यहाँ पे लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये 60 डिग्री का होता है। अब तुम जरा सोचो कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल जब 60 डिग्री का है तो यहाँ पर इंटरनल बॉन्ड एंगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा। यहाँ पर एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन का मतलब कोणीय तनाव, जब इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और जब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इसका रिएक्टिविटी जो होता है ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। तो ये जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये बड़ा ही तेजी से एयर के कांटेक्ट में आने पर रिएक्ट कर जाता है। तो ठीक उसी टाइप से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं ये व्हाइट फास्फोरस है यहाँ पर, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना आसानी से ब्रेक होगा और रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। एक रेड फास्फोरस भी होता है, वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और इसका रिएक्टिविटी तो बिल्कुल कम होता है, ये रिएक्ट ही नहीं करता है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका रिएक्टिविटी ना के बराबर होता है, ये रिएक्ट नहीं करता। तो इसीलिए
रेड फास्फोरस का यूज नहीं करते हैं। इसका रिएक्टिविटी जो होता है बहुत ही कम होता है। रेड फास्फोरस है, लाल फास्फोरस, तो इसलिए यहाँ पर जो यूज किया गया था वो व्हाइट फास्फोरस था। आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि क्योंकि यहाँ पर क्यों यही लिया गया था। इसका जो शेप होता है काइट शेप होता है। अब आगे चलते हैं। जो फास्फोरस होता है, दूसरा रिएक्शन, जब ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है P4O10। इसे फास्फोरस डेका ऑक्साइड कहते हैं। इसे फ्लावर ऑफ फास्फोरस भी कहते हैं, फ्लावर ऑफ फास्फोरस कहते हैं। इसमें 4 फास्फोरस टेट्राहेड्रल फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होते हैं और बीच में एक एक ऑक्सीजन का इस तरीके से लिंकेज पाया जाता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरीके से, एक यहाँ पर, और बाकी के जो बचे हुए ऑक्सीजन होते हैं वो डबल बॉन्ड के साथ में आ जाते हैं फास्फोरस के साथ में। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको फ्लावर ऑफ फास्फोरस कहते हैं। तो जब फास्फोरस को एयर के साथ बर्न कराएंगे तो P4O10 बनेगा, फास्फोरस डेका ऑक्साइड। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि जो व्हाइट फास्फोरस होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको रखते हैं P4 केप्ट इन वाटर। इसलिए इसको वाटर यानी पानी में रखते हैं ताकि ये आग न पकड़े। तो इस बात को ध्यान देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे PH4I है, इसे फास्फोनियम आयोडाइड कहते हैं। जब इसका KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर Ki बनता है, पोटेशियम आयोडाइड, वाटर बनता है और साथ में फॉस्फीन गैस बनता है। इस तरीके से भी PH3 गैस बन जाता है। और बेटा तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि जो PH3 होता है ये गैस होता है और ये पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है। फॉस्फीन एक पॉइजनस गैस होता है। और फॉस्फीन का जो स्मेल होता है वो रोटेन फिश स्मेल होता है। इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन फिश लाइक होता है, सड़े हुए मछली के जैसा इसमें से गंध आता रहता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये जरा रिएक्शन को समझते हैं बेटा। यहाँ पर ये जो PH4I है, जब इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो तुमको कुछ यूं करना है, ये आयोडीन जो दिख रहा है इसको पोटेशियम को दे दो तो यहाँ पर Ki बन जाएगा। अब यहाँ पे फास्फोरस के साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो ये जो 4 हाइड्रोजन है इसको ले लो और यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन तुम्हारा है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लोगे और यहाँ से OH ले लोगे तो वाटर बन जाएगा और उसके बाद जो बनेगा वो PH3 बन जाएगा इस तरीके से, और ये गैस होगा। तो इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे एक रिएक्शन है कैल्शियम फॉस्फाइड का, Ca3P2, इसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। अब बेटा कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। तो बेटा कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर देखा जाए तो कैसे बना होगा, कैल्शियम पे 2 का पॉजिटिव चार्ज होता है, फास्फोरस पे 3 का नेगेटिव होता है, तो इसे बोलते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम आयन। तो जब इनका क्रिस क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर 2 आता है, यहाँ पर 3 आता है, तो इसका मतलब कैल्शियम 3 बार, फास्फोरस 2 बार होगा। अब इनका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, वाटर को जब लोगे तो
इस तरीके से इसको तोड़ दोगे H प्लस OH माइनस में, H प्लस OH माइनस में। तो अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना, कैल्शियम पे 2 का प्लस है, फास्फोरस पे 3 का माइनस है। अब यहां पर आएगा वाटर, वाटर लेंगे HOH HOH HOH, इस तरीके से वाटर ले लेंगे यहां पे, ठीक है। अब जब कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर इस तरीके से सोचोगे कि इसको तोड़ोगे तो इस पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां से 3 प्लस वाला दिख रहा है, फास्फोरस को दे दो तो क्या बना लेगा बेटा, फॉस्फीन गैस बना लेगा, PH3 गैस बन जाएगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से तुम नेगेटिव वाले ये जो OH बचे हैं वो तुम कैल्शियम को दे दोगे। तो इस तरीके से देखो फॉस्फीन गैस बन गया। जब तुम कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर में डालोगे तो फॉस्फीन गैस निकलेगा। ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपने आप में बेहतरीन रिएक्शन है, तो इसको इस तरीके से याद रखना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, 3 बार कैल्शियम ले लेंगे, 6 बार पानी ले लेंगे, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 3CaOH का ट्वाइस बन जाएगा। सॉरी, यहां पर केवल मैंने पानी ले लिया, यहां पर दरअसल कैल्शियम फॉस्फाइड रहेगा। सॉरी, इसको बैलेंस कर देते हैं, 1 मिनट इरेज कर देते हैं पहले। अब लिखेंगे Ca3P2, अब सही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में यहाँ पे फॉस्फीन गैस बन जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 6 दूना के 12 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 तीना के 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 और 3 में यहाँ पे 2 का, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। कोशिश किया करो कि बेटा जब रिएक्शन लिख रहे हैं तो वो बैलेंस फॉर्म में लिखें, इतना तुमको क्लियर होगा। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट हैपेंड when PCl3 hydrolyzed with water, hydrolyzed with water। अब जब PCl5 है, PCl3 है, सॉरी PCl3 है, तो PCl3 का वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो पहले वर्ड का मतलब समझो, हाइड्रोलिसिस है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस लिसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे। तो देखो क्या करना है, फास्फोरस लो, इसके साथ में 3 क्लोरीन ऐसे लगा दो, जितने बार क्लोरीन है उतने बार पानी ले लो और पानी का H इधर लिखना ऐसे, HOH HOH। अब यहां पे क्या होगा, यहां से HCl निकाल दो, कितने मोल HCl बनेगा, 3 मोल HCl बन जाएगा और P के साथ में 3 OH आ जाएगा, थ्राइस लगा देंगे, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, H3PO3 लिख सकते हैं। यहां पर ये बन जाएगा यहाँ पर आर्थो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। सॉरी, यहां पर ये जो बनेगा आर्थो फास्फोरस एसिड बनेगा, इसे बोल देंगे ऑर्थो फास्फोरस एसिड। तो इस तरीके से यहां पर ये बनेगा। जितने बार क्लोरीन है उतने बार तुम केवल यहां पे ये ले लेना वाटर,
रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और अगर इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो PCl3 प्लस 3H2O बनेगा तुम्हारा PCl, यहाँ पर POH का थ्राइस और 3HCl। नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। अगर मान लो PCl5 लेंगे तब क्या बनेगा। तो देखो जब PCl5 लेंगे तो पहले 1 मोल वाटर लो, तो यहाँ पर बनेगा POCl3 और 2HCl बाहर चला जाएगा। अगेन क्या करेंगे, ये जो POCl है फर्दर ये वाटर लेंगे यहाँ पर 3 मोल और ये कन्वर्ट हो जाएगा H3PO4 में, फॉस्फोरिक एसिड में, या इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। अब इस रिएक्शन को कैसे समझेंगे, देखो फास्फोरस के साथ में कितने क्लोरीन हैं, यहाँ पर PCl3 हो गया। पहले 1 मोल वाटर लेंगे इस तरीके से, तो 1 HCl यहां से और 1 HCl यहां से निकाल देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा 2HCl बाहर चला जाएगा, बन जाएगा POCl3। देखो यहाँ पर 3 क्लोरीन 1 फास्फोरस था, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ में चला जाएगा। अब अगेन क्या होगा यहाँ पे आगे, ये जो POCl3 था इस तरीके से, अब यहां पर जितने बार क्लोरीन है उतने बार वाटर लो, HOH HOH HOH, यहां से HCl निकाल दो, तो यहां से कितना HCl निकलेगा, 3 HCl निकलेगा। जब 3 HCl निकलेगा तो P डबल बॉन्ड O है, अब यहां पर OH लगाओ इस तरीके से, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो H3PO4, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लो PCl5 लिए, PCl5 को हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 और Cl2 में। अब कैसे जरा समझते हैं। PCl5 जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ट्राइगोनल, यहाँ पर TBP ज्योमेट्री होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ देख रहे हो ये 202 पिकोमीटर का होता है, और ये वाला जो बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं ये 240 पिकोमीटर का होता है। इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है किनारे वाला, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो तुम्हारा एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड इसी को कहते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है। अब ये जो एक्सियल बॉन्ड है इनका लंबाई 240 पिकोमीटर है, और ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इनका लंबाई 202 पिकोमीटर है। तो जो बॉन्ड लंबाई में ज्यादा होगा, यानी लंबाई में ज्यादा होने का मतलब जहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो जब इसीलिए इसको हीट करोगे, तो यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ इस क्लोरीन के ऊपर, इस क्लोरीन के ऊपर, तो हीट करते हैं तो यहाँ पर PCl3 में टूट जाएगा, फास्फोरस के साथ में 3 क्लोरीन ये वाले आ जाएंगे तो PCl3 बन जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो बनेगा ये बनेगा Cl2, साथ में यहाँ पे बनेगा Cl2। अब ये जो Cl2 होते हैं ये स्टार मैंने लगा दिया, तो ये कौन से क्लोरीन होते हैं दोनों, ये दोनों क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड वाले होते हैं, एक्सियल बॉन्ड वाले होते हैं। कई बार तो एग्जाम में जेई में आ गया था एक बार बेटा ये, कि यहाँ पर ये जो Cl2 है ये कहाँ वाला Cl2 होता है, तो ये जो Cl2 होता है ये एक्सियल वाला होता है, न कि इक्वेटोरियल वाला। अब क्यों एक्सियल वाला ही होता है, क्योंकि एक्सियल वाले बॉन्ड जो होते हैं लंबाई में बड़े होते हैं। अब जब लंबाई में बड़े होंगे तो तुम इनको हीट करोगे तो ये आसानी से यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो यहाँ से Cl2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसीड होता है रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान देना, ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट जबरदस्त रिएक्शन था, तो इसलिए चीजों को ध्यान दो और मेहनत के साथ पढ़ो।